सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के हमने लास्ट वीडियो में 1.24 तक के क्वेश्चंस किए थे, उससे आगे क्वेश्चन। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी हो। ठीक है, नहीं देखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, सो अब मैं इसको आगे की जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, सो बेटा जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है 1.25, यहाँ पे कह रहा है हाउ आर 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 एंड 0.5 मोलरिटी ऑफ Na2CO3 आर डिफरेंट। देखिए पहला जो है वो है अमाउंट, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका कंसनट्रेशन। तो हाउ दे आर डिफरेंट, वन इज़ अमाउंट एंड अदर इज़ कंसनट्रेशन। मीन्स वन इज़ जो है वो है कितना अमाउंट, कितना ग्राम में है। आप फर्स्ट को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सेकंड वाला जो केस है वो एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बता रहा है। ठीक है, सो हाउ आर दे डिफरेंट, वन इज टेलिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड अदर इज टेलिंग अबाउट द स्ट्रेंथ और द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, हाउएवर अगर हम दोनों को ये लेके चलें कि अमाउंट के हिसाब से, तो दोनों का अमाउंट सेम है, लेकिन एक सिर्फ अमाउंट बता रहा है, दूसरा उस अमाउंट के वजह से कंसंट्रेशन बता रहा है। ओके, सेकंड कह रहा है इफ 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स विल बी प्रोड्यूस। देखिए H2 जब O2 से रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है। रिलेशन ये होता है, ये देखिए, गैस गैस और गैस। ठीक है, ओके, थोड़ा साफ कर देते हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा, वो वाटर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अगर हम इसको बैलेंस करते हैं, ये दो है, ध्यान दो, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गैलोसिक लॉ। गैलोसिक लॉ कहता है कि अगर गैसेस रिएक्ट करते हैं एक रिएक्शन में, जो बनाते हैं गैसेस प्रोडक्ट, ठीक है, तो इनका जो रेशो होता है वो एक होल नंबर रेशो होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर रेशो क्या है, 2:1:2। ठीक है, दिस इज़ इन वॉल्यूम, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रहा है। अब यहाँ पर उसने साफ कहा हुआ है कि अगर 10 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 5 वॉल्यूम से, तो बताओ कितने वॉल्यूम आपके वाटर के बनेंगे। तो बेटा यहाँ पर साफ बता रहा है, अगर एक से रिएक्ट करके 2 दे रहा है, अगर ये 10 होता और ये 5 से रिएक्ट करता तो ये कितना देता, 10 देता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 वॉल्यूम ऑफ आपके क्या आएंगे, वाटर बनेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द बेसिक यूनिट। दिस वाज 1.26, नाउ 1.27। देखिए बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, वो वही कह रहा है कन्वर्ट इनटू बेसिक यूनिट। देखिए 28.7 पिकोमीटर, बेसिक यूनिट मतलब मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 28.7 इंटू 10⁻12 मीटर। नेक्स्ट है 15.15 पिकोमीटर, तो ये हो जाएगा 15.15 इंटू 10⁻12 मीटर। ओके, नेक्स्ट है मिलीग्राम, तो 25365 मिलीग्राम है। तो हम इसको किलोग्राम में करेंगे सबसे पहले, तो आएगा 25365 इंटू 10⁻³ ग्राम। ध्यान दो, जो बेसिक यूनिट होती है मास की, वो होती है आपका केजी, तो इसको आपका केजी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 25365 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 केजी, तो आ जाएगा 25365 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। ठीक है, नोट डाउन करिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखिए बेटा, जो अब इसमें यहाँ पर सवाल कह रहा है, वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। देखिए जब भी हमें कहा जाता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो सबसे पहले आपने वहाँ पर क्या देखना है, आपने देखना है कि उसमें किसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल आपने देखना है, तो क्योंकि नंबर ऑफ एटम जहाँ नंबर वर्ड आ जाता है, तो समझिए वहाँ पर आपने मोल देखने। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे कहा हुआ है हमें, ये है 1.28, 1 ग्राम ऑफ AU, 1 ग्राम ऑफ Na, 1 ग्राम ऑफ Li एंड 1 ग्राम ऑफ
Cl2, ठीक है, ओके। तो पहले हम इसका नंबर ऑफ मोल देखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल इसका कितना आएगा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब Au का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो लगभग 207 होता है, ओके। एटॉमिक मास का तो ये मॉलिक्यूलर मास। इसका देखें हम नंबर ऑफ मोल तो क्या होगा, मास बाय 23। इसका देखें नंबर ऑफ मोल तो क्या आएगा, मास बाय 7। और इसका नंबर ऑफ मोल देखें तो कितना आएगा बेटा, मास बाय 71, ठीक है, 71 आएगा। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर इसमें आप देखो कि सबसे, देखिए सबका यूनिट मास है, आप यहाँ पे देखो किसका नीचे के मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, एटॉमिक मास ज़्यादा है, ठीक है। जिसका नीचे का एटॉमिक मास ज़्यादा उसके नंबर ऑफ मोल कम, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा नेट वैल्यू नंबर ऑफ मोल की उतनी कम आएगी। तो सबसे कम तो इसके हुए, तो सबसे ज़्यादा किसके हुए, इसके हुए ना। तो लिथियम के सबसे ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ एटम, नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, MCQs में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा है 1.29 कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द इथेनॉल। हमें निकालना है क्या, मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल निकालना है, ठीक है, इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन इज इतना। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दिया हुआ है आपको बेटा, एक्स ऑफ इथेनॉल दिया है 0.4, ठीक है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। यहाँ पे डेंसिटी जो है वाटर की वो है 1 ग्राम पर ml। देखो इस तरह के सवाल को कैसे करना होगा, हमें मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ इथेनॉल। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम इन लीटर। हमें डेंसिटी दी है, ठीक है। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी बेटा, आपकी डेंसिटी होगी यहाँ पर आपको 1000 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 1000 ग्राम पर लीटर। देखो बेटा एक्स ऑफ इथेनॉल है, एक्स ऑफ इथेनॉल क्या होता है, एक्स ऑफ इथेनॉल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ये दो कंपोनेंट है। यहाँ पर साफ बता रहा है इसके मोल फ्रैक्शन बहुत कम है। इसका कितना है, कितना दिया इसका, 0.04 दिया, सॉरी इसका दिया 0.04 दिया हुआ है। अब ये 0.04 है, इसका मतलब इसके मोल तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर बहुत कम होंगे, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे नेगलेक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0.04 n ऑफ इथेनॉल बाय n ऑफ वाटर, ये है 55.5। हाउ, देखिए यहाँ पर वाटर का कितना मास दिया है, 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम वाटर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझे, वाटर का ही सोल्यूशन अमाउंट ज़्यादा है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है भाई, दिख रहा है मोल ज़्यादा है, तो इसका मतलब वाटर में डाला ना, इतना सा इथेनॉल डाला, तो वाटर का पूरा वॉल्यूम किसका, वाटर का हुआ। तो यानी वाटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके। मास इतना दे दिया, तो मास आपने दे दिया, तो आप बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज़ 55.5, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल आ जाएगा आपके पास, है ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल कितना हो गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल हो गया 0.04 इंटू 55.5। इसको आप यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.04 इंटू 55.5 बाय 1 लीटर। तो ये दिस कम आउट टू बी हाउ मच, कितना आएगा, 3 0 है, 4 5 20, 4 2 22, अब 2 22, तो आएगा लगभग 2.22 मोलैरिटी। नोट डाउन। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मास ऑफ 1 C12? कौन सा है क्वेश्चन, 30। हमें क्या है, मास ऑफ 1 C12 कार्बन एटम का मास निकालिए, है ना, ठीक है, वो भी इन ग्राम, बहुत बढ़िया। अब देखो व्हाट इज मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक एटम का मास कितना होता है।
देखो एटम का मास कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का जो मास होता है वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है यहाँ पर हमारा, मास ऑफ प्रोटॉन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻²4, ठीक है, प्लस ये क्या होगा 6 ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है भाई, यही होगा ना मास ऑफ ये हो जाएगा, और 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻²4। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻²4 ग्राम, तो आ गया ये आपका, तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 1.6, यानी कि मल्टीप्लाई कर लो इसको तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 72 7 19 इंटू 10⁻²4 ग्राम, ये आ जाएगा। एक एटम का जो मास होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हम लेते नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, तो मास ऑफ नंबर प्रोटॉन इज 6, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.6, मैंने 1.6 लिया है, वैसे 1.67 इंटू 10⁻²4 होता है, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻²4 ग्राम, तो इसको मैंने ले लिया, ये कॉमन आ गया हमारा। ये अगर आप चाहो यू में भी दे सकते हो, क्योंकि ये जो होता है ये यू होता है, तो आप इसे दे सकते हो 12 यू, इसलिए एक कार्बन एटम का मास क्या होता है आपका 12 यू होता है, 12 यू कह दो, 12 AMU कह दो, ओके नोट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.30। नाउ इसमें देखो क्या कह रहा है, 1.31 सॉरी 1.31, देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया उसने 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 डिवाइड बाय 0.5785। वो कह रहा है कितने सिग्निफिकेंट्स होंगे फाइनल आंसर में। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न यू हैव टू फाइंड द नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर देखें तो कितने 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंस कौन सा है 3, तो इसका आंसर आएगा 3, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें कम क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है उसने 5 इंटू 5.364, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक है, इसमें 4, तो फाइनल आंसर में क्या होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा क्या होता है जो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है फाइनल आंसर उसी में काउंट होता है। थर्ड दिया है उसने 0.0125 प्लस 0.7864 प्लस 0.0215। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। नाउ अब हमें कह रहा है कि इसका आंसर है, तो इसमें हमें ना सिग्निफिकेंट फिगर से देखना हो, इसमें देखना होता है कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कहाँ पर है, डेसिमल के बाद मिनिमम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद कितने हैं 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ पे होगा 3, ठीक है। हमें देखना है डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, मतलब डिजिट्स कितने हैं। जैसे अगर मान लो 1.245 है, 2.34 है और 1.2 है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इसके विद रिस्पेक्ट टू में आएगा, ठीक है। कि यहाँ डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट कहाँ पर है, तो डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो हम आंसर किस में काउंट करेंगे 3 वाले में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके नोट डाउन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फास्ट। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है 1.32
और 1.32 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक मास मैं करा चुका हूँ। कैसे करना है, जैसे जो भी नंबर आपके पास दिया है मास का 35.96755 इंटू में 0.337/100 प्लस अगला है 37.96272 इंटू में 0.063/100 प्लस 39.9624 इंटू में 99.6/100। इसको आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटरी पार्ट है ये। ठीक है, ये आप कर सकते हो कैलकुलेशन, तो सिंपल। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। अब आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, ये है 1.33। ये फाइंड द नंबर ऑफ एटम। पहला 52 मोल ऑफ AR। देखिए नंबर ऑफ एटम मोल में कितने होते हैं, मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकंड है बेटा आपका 52U ऑफ हीलियम। तो ये देखो कैसे करना है। देखो एक हीलियम का जो मास होता है ना, एक हीलियम एटम का, वो होता है 4U। ठीक है, 4U होता है, क्योंकि एक हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उसमें 2 प्रोटॉन होंगे तो 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो 2U बन जाएगा, यानी 4 हो गया ना मास, तो 4U हो जाएगा। तो 4U में एक हीलियम एटम होता है, तो 4U में अगर एक हीलियम एटम है तो एक U में कितने होंगे, 1/4 हीलियम एटम। तो ऑब्वियस है 52U में कितने होंगे, 52/4 विच इज़ 13 हीलियम एटम। ओके, नोट डाउन। ऐसे इसका एक थर्ड पार्ट है, $52 ग्राम हीलियम में। तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम। नंबर ऑफ मोल क्या होता है हमारा, मास बाय मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास विच इज़ 4, तो आ गया 13 मोल ऑफ हीलियम एटम। तो हम जानते हैं 13 मोल में कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम। ठीक है, नोट डाउन। चलो भाई, अब आते हैं आपके 1.34। A welding fuel gas contain carbon and hydrogen only, burning a small amount of this in oxygen gives कितना। देखो यहाँ पर CO2 का मास कितना है बेटा, 3.38 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ वाटर है आपका 0.690 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम दिया है गैस का 10 लीटर, STP पर है। ठीक है, यानी हम यहाँ मोलार वॉल्यूम लगा सकते हैं। और मास दिया है गैस का, मास ऑफ गैस दिया हुआ है 11.6 ग्राम, यानी इतने वॉल्यूम का मास इतना है। ठीक है, कह रहा है एम्पेयर का फॉर्मेट निकालो। सबसे पहले देखो मान लेते हैं वो कंपाउंड जो है वो ऐसा है CXHY। ठीक है, हमें नहीं पता वो कंपाउंड क्या है, चलो ऐसे लेते हैं, वो कंपाउंड X है जो बर्न होकर आपको CO2 और वाटर दे रहा है। CO2 का मास दे दिया उसने 3.38 और इसका दे दिया 0.69 ग्राम। तो कह रहा है ये कंपाउंड क्या है। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कार्बन का परसेंटेज क्या है। ठीक है, क्योंकि वो कंपाउंड जो है इतना पता है ये C और S से ही बना हुआ है, नो अदर बाई प्रोडक्ट। तो पहले अगर आपने इस कंपाउंड का कार्बन परसेंटेज निकाल दिया, और वैसे ये जो मास ऑफ कार्बन, इसमें से जो मास ऑफ CO2 बना हुआ है, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो इसको बिलोंग करेगा, इसमें जो हाइड्रोजन परसेंटेज होगा वो इसको बिलोंग करेगा। ठीक है, और रेस्ट जो होगा ऑक्सीजन को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कार्बन का परसेंटेज, किसी का परसेंटेज CO2 में निकालेंगे, हम निकालेंगे CO2 में कितना परसेंटेज है। ठीक है, CO2 में कार्बन की कितनी परसेंटेज है, वही परसेंटेज हमारा इसमें काउंट हो जाएगा। तो देखिए CO2 में कैसा, मास ऑफ C बाय CO2 इंटू 100, यही होता है ना। अगर मान लो मुझे CO2 में कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूँ, मास ऑफ कार्बन बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ कार्बन कितना है मेरा 12, CO2 कितना है 44 इंटू 100। तो अगर आप देखो तो ये कितने ग्राम में है, 3.38 ग्राम में देखना है। इससे तो हमारा परसेंटेज आएगा, इससे मास भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मान लो CO2 के कार्बन में 20% है, तो 40 ग्राम CO2 में कितना परसेंट होगा, 40 का 20%। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ,
अगर कार्बन की परसेंटेज CO2 में 20% है, ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 इज 20%, देन व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन इन 20 ग्राम ऑफ CO2? तो 20 ग्राम का 20% निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा आपका, अगर हम इसको सॉल्व करते इस पॉइंट से, ये यहाँ पे चला गया 4 3 12 4 11, तो ये आ गया आपका कितना 3 8 24, 3 3 9 2 11, 3 3 9 1 10 अपॉन में 11, 11 निम 99, 2 24 और 11 दूनी 22, 2 20 11, इतना आया। तो इतना आया, तो दूसरा क्या आएगा, हाइड्रोजन कितना आएगा, 7.9% करके देख सकते हो। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना तो वो कैसे निकाल सकते हैं, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है वाटर में, टोटल मास कितना है 2H + O, जैसे यहाँ पे C + 2O था, C + 2O, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए कितने ग्राम में निकालना है आपने, 0.69 ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा, पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन है हमारे पास 92.1%, ठीक है। देखो तो हम यहाँ निकालेंगे एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल रेशो जिसे हम कहते हैं रिलेटिव, और सिंपल रेशो। ये है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन, ये है 92.1, ये है 7.9, एटॉमिक मास 12 1, तो 92.1 अपॉन में 12, 7.9 अपॉन में 1, तो यह है 12 7 84, 8 और 1 81, लगभग 12 72, तो 7.9, दोनों में छोटा कौन सा 7.6, तो 7.6 अपॉन में 7.6 1, 7.9 अपॉन 7.6 ऑलमोस्ट 1। तो यानी कि जहाँ पे जो बेटा आपका एम्पेयर फॉर्मूला आया वो आया C1H1, ठीक है, C1H1 आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू में n, यानी कि C1H1 का n। अब ये n कैसे निकलेगा, जैसे आपको पता है यहाँ पर जो n होता है वो होता है मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो हमारे पास मोलर मास तो है नहीं जी, है ना, मोलर मास तो हमारे पास है नहीं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हुआ, कार्बन 1 H1 13, तो अब हमें ये निकालना, अगर हमें n निकालना तो हमारे पास मोलर मास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमें उसने क्या कहा था कि वॉल्यूम है इसका 10 लीटर और मास दिया हुआ 10 लीटर का 11.2 ग्राम, 11.2 ग्राम दिया हुआ है, नहीं सॉरी 11.6 ग्राम दिया हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर ये वॉल्यूम है STP पर, तो हम जानते हैं जो मोलार वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल होता है, जो नंबर ऑफ मोल होता है वो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है, यानी कि n, गिवन वॉल्यूम कितना है 10 और मोलार वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, इतना नोट करो फिर आगे करते हैं, फिनिश करता हूँ इसको। चलिए अब देखो कैसे करते हैं हम इसको, यहीं रख रहा हूँ ना, हमें ये नंबर ऑफ मोल मिला है, इस नंबर ऑफ मोल का मास दे रखा है हमें, तो नंबर ऑफ मोल जो होता है वो होता है मास बाय मोलर मास, है ना। तो अब आ जाएगा ना हमारा, तो नंबर ऑफ मोल हमें दिया है मास बाय मोलर मास, अब आ जाएगा ना हमारे पास, तो ये हो जाए नंबर मोल कितना है 10/22.4, मास हमें कितना दिया उन्होंने 11.6, अब आ जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा आपका, मोलर मास हो जाएगा 11.6 इंटू में 22.4/10, गेट सॉल्व। तो 22.4 इंटू में 11.6 को कर देते हैं अगर हम मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ऐसे कर देते हैं 224 और 116, 16 4 64 6, 16 दूनी 32 6 38, 16 दूनी 32 और 3 35, ठीक है, और 224 तो आ जाएगा 48952, तो ये आ गया बेटा 25984 अपन में ये पॉइंट हट के यहाँ पर गए
ये 30, तो 25.9 अराउंड 26 आ गया। ठीक है, एक्चुअली इसमें हमें नंबर ऑफ मोल मिल गया था। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है, तो हमने इसके बराबर रख दिया था। ठीक है, ये नंबर ऑफ ये तो नंबर ऑफ एक्चुअल आइटम है ना, तो नंबर ऑफ एक्चुअल आइटम क्या है जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो उस नंबर ऑफ मोल को, ये एन और ये एन डिफरेंट है, यहाँ पे ये है नंबर ऑफ मोल और ये होता है नंबर ऑफ एक्चुअल आइटम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल निकला। नंबर ऑफ मोल जो होता है वो होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और नंबर ऑफ मोल हमने निकाल दिया। अब हमारे पास आ गया 26, तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 26 आ गया। तो अब नंबर ऑफ एक्चुअल आइटम क्या हुआ, ये एक्चुअल आइटम होते हैं, तो ये 26/13 विच इज़ 2, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो आएगा CH का ट्वाइस विच इज़ C2H2। ठीक है, नोट डाउन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। फटाफट से करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आता रहे पूछ लेना, क्लियर हो जाएगा डाउट वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 1.35। क्या दिया हुआ उसने 1.35 में, यहाँ पर दिया हुआ उसने कैलकुलेट, कह रहा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स अस CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब बर्न होता है HCl में तो ये देता है CaCl2। ओके, कह रहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3, हमें पूछा मास ऑफ CaCO3 विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलिटी ऑफ HCl। ठीक है, तो हमें इतना करना है, तो आप बताओ कैसे होगा। यहाँ पर 25 ml ऑफ 0.75 मोलिटी ऑफ HCl। तो अब देखो कैसे करेंगे, हमें निकालना मास। बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको पकड़ो आप, मोलरिटी आपको कितनी दी है बेटा, बहुत सारे तरीके हैं। मोलरिटी आपको दी है 0.75। ठीक है, मोलरिटी इतनी दी है, और आपको वॉल्यूम कितना दिया बेटा 25 ml। तो बेटा आप यहाँ से मोल निकाल सकते हो। तो मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी है आपके 0.75, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl आप निकाल लोगे, वॉल्यूम दिया 25 ml। तो 25 ml यानी कि 25/1000 लीटर करना पड़ता है ना, नहीं तो यहाँ भी आप कर सकते हो, यहीं पे कर सकते हो, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ मोल मल्टीप्लाई करते हो, सो द नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कम आउट टू बी 0.75 इंटू 25/1000। और आप इसको ऐसा कर सकते हो 00, 25 में 125, 25 से 175 और 12 187 इंटू 10 पावर कितना हुआ 1 2 3 -2 मोल। ठीक है, ये 3 से ये ले लिया कि इतने मोल आ गए, इतने मोल आ गए। अब देखो स्टोइचियोमेट्री कहते हैं यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल है। ध्यान से देखो 1 मोल है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 2 मोल HCl के लिए आपको 1 मोल CaCO3 चाहिए, और आप कह सकते हो 100 ग्राम CaCO3 चाहिए। ठीक है, ओके भाई, 2 मोल HCl के लिए 1 मोल यानी कि 100 ग्राम, इसका मास कितना 100 ग्राम है, तो मोल टू मास रेशो करते हैं, मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो 2 मोल HCl के लिए अगर आपको 100 ग्राम CaCO3 चाहिए, तो 1 मोल HCl के लिए 100/2 ग्राम ऑफ CaCO3 चाहिए। तो कितने मोल है आपके पास HCl के, तो 1.875 इंटू 10⁻² मोल HCl के लिए कितना चाहिए 100/2 इंटू 1.875 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 0.9, 2 × 18, 2 × 6, 2 × 14। ठीक है, इससे पूरा कैंसिल हो गया। इतना ग्राम ऑफ CaCO3 हमें चाहिए। ठीक है, नोट डाउन। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 1.36। इस क्वेश्चन को आप मोलरिटी लॉ से भी कर सकते थे, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है,
मोरेटे लॉ से भी कर सकते थे, जो M1 B1 बताया था मैंने, उससे भी हो सकता है ये आराम से, बहुत आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिया है 1.36, ये दिया हुआ उसने 4HCl प्लस MnO2 गिव्स अस 2H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। कह रहा है हाउ मच ग्राम, इसका मास पूछा है, रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ दिस। तो देखो जी ये मास टू मास वाला है, पहले इक्वेशन के हिसाब से फ्रॉम स्टोशियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री को अगर हम देखें तो HCl का कितना मास है, यहाँ पे देखो HCl का एक का मास होता है 36.5, तो टोटल कितना मास यहाँ पे यूज़ हो रहा है 4 × 36.5, ठीक है। Mn का मास होता है 55, तो ये MnO2 का कितना मास है यहाँ पे 55 प्लस 32, हाउ मच 87, यानी कि यहाँ पे 87 ग्राम है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि 5 ग्राम MnO2 से कितना ग्राम HCl रिएक्ट करेगा, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखो फ्रॉम स्टोशियोमेट्री (87 ग्राम MnO2 रिएक्ट कर रहा है 4 × 36.5 ग्राम ऑफ HCl से, ठीक है। तो 1 ग्राम MnO2 कितने से रिएक्ट करेगा 4 × 36.5 ग्राम ऑफ HCl से अपॉन 87, तो 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, तो 5 ग्राम MnO2 कितने से रिएक्ट करेगा 4 × 36.5 अपॉन 87 × 5, ठीक है। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ इसका, तो 5 ग्राम MnO2 रिएक्ट करेगा 4 × 36.5 अपॉन 87 × 5, तो ये कितना हो गया 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 7 × 28 और 1 × 29 अपॉन में 87 ग्राम ऑफ HCl से। तो इसको सॉल्व करना, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये था आपके पूरे NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, आंसर कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।